नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। सारे चुनिंदा बीबीआई प्रश्न हैं। इसमें वही प्रश्न लिया गया है जो 2022 से लेकर 2025 में बार बार प्रश्न पूछा गया है डीएलएड में। उन्हीं प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप सभी इसे शुरू से अंत तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा और आपके एग्जाम 2026 में जो होगा इसमें भी यहाँ से प्रश्न प्रबल संभावना है कि आएगा। और जितने एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे उसे भी कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि आयोग आसपास से प्रश्न को पूछता है। अगर आसपास का चीज कंप्लीट करके रखिएगा तो प्रश्न को आराम से बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि भारत डैश के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत जो है चावल में दूसरा उत्पादक है। आप सभी को पता है विश्व में पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे चीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन ही राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, भारत डैश के बाद यानी कि किसके बाद ये दूसरा उत्पादक है, तो ये आपका चीन के बाद। चीन पहला, दूसरा भारत हो जाएगा और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक चावल का इंडोनेशिया है। अच्छा, भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत जो हो जाएगा वो आपका भूजल होगा। क्या हो जाएगा, भूजल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत की बात किया गया है। अच्छा, सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोग करने वाला देश है। और भूजल का उपयोग जैसे कुएं हो गया, नलकूप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सभी से उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पानी का कमी का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा एक पानी के कमी का कारण नहीं है, किसके कारण से पानी कमी नहीं हो सकता है। अति दोहन से पानी कमी होगा, बिल्कुल होता है अति दोहन से पानी कमी। अत्यधिक पानी उपयोग करने के बाद भी पानी का कमी होगा, ये भी सही है। बढ़ती आबादी के कारण भी पानी का कमी होगा, तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। ये सभी तो प्रमुख कारण है पानी कमी का, तो इनमें से कोई नहीं होगा, बात समझे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कुद्रेमुख डैश में महत्वपूर्ण एक लो अयस्क खदान है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि आज भारत में पनबिजली का योगदान कुल उत्पादित बिजली का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये लगभग आपका 22% है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। देखिए, अगर पनबिजली की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि पानी से बिजली बनाया जाता है और ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। पनबिजली और कह सकते हैं कि पनबिजली के लिए प्रमुख परियोजना जो आपका है, जैसे भांखड़ा नांगल परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सभी का नाम सुने होंगे आप सभी, बिल्कुल सुने होंगे। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है स्वतंत्र भारत में गहन डैश और शहरीकरण देखा गया है, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुए हैं। तो क्या अवसर पैदा हुए हैं, औद्योगिकीकरण पैदा हुए हैं। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि स्वतंत्र भारत में गहन औद्योगिकीकरण और शहरीकरण देखा गया है, जिससे हमारे लिए व्यापक अवसर पैदा हुआ है, यानी कि प्रमुख कार्य करने के लिए अवसर आपको इसके कारण से देखने के लिए मिला है। जैसे कि प्रमुख में देखिएगा, औद्योगिक में इस्पात उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, आईटी उद्योग हो गया, ये सभी आप सभी देखे होंगे। और प्रमुख औद्योगिक नगर में जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सभी औद्योगिक नगर आपका है, बात समझे, जहां पर आपको रोजगार का अवसर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर मैगेलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण किया था। कोलंबस ने अमेरिका यानी कि यूएसए का खोज किया था। कैब्रल ने ब्राजील का खोज किया था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो याद रखिएगा जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया,
केब्रल ने ब्राज़ील का खोज किया था और कैप्टन कुक ने किसका खोज किया था? जो कैप्टन कुक है इसने ऑस्ट्रिया का खोज किया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो ऑस्ट्रेलिया है इसका खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने किया था। तो याद रखिएगा आप सभी। भारत का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। अगला है ग्यूसेप मेजने ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है कि मार्सिले में किया गया था। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था। डेट को याद रखिएगा आप सभी। और 1980 का डेट याद रखिएगा। इसी समय जो है कि आपका पर्यावरण जो मंत्रालय था इसी समय स्थापित हुआ था। तो ये एक डेट याद रखिएगा आप सभी। अगला है जयप्रकाश नारायण का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? तो ये आपका पटना में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? पटना में है। अगला है कि इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? तो विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष ये लोकतंत्र में मजबूती प्रदान नहीं करता, जबकि विविधता में एकता करता है, सर्वधर्म स्वभाव करता है और विविधताओं का राजनीतिक प्रभाव ये सभी आपका लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि ये सभी ये आपका नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी वाला कि विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो सबसे पहले चीन हो गया, जापान हो गया और कोरिया में। तो यहाँ पर सबसे पहले मुद्रण तकनीकी आई थी, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व खेती एक है। तो विश्व खेती एक खेती का ही प्रकार है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं आप सिर्फ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस साइड में आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको आप दबा लीजिएगा एक बार। और इस साइड में आपको व्हाइट कलर में सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देगा, उसे आपसे जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर ऊपर में आएगा, तो उस पर जब दबाइएगा तो ऊपर का जो 2 एरो वाला ऑल नोटिफिकेशन है उसको आप जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? देखिए जो आपको PYQ करवाते हैं हम, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सारा क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ है, पता है आप सभी को, अलग अलग शिफ्ट में हुआ है। तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो निश्चित है कि प्रश्न आपका रिपीट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। प्लस में कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड करके दे रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे संबंधित जो फैक्ट बन सकता है वो बता रहे हैं, ताकि अगर पेपर में प्रश्न बनेगा आसपास से तो आप हैंडल करके बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से हूबहू बनता है, प्लस में आसपास से प्रश्न बनता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यहाँ इसका दार्जिलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था दार्जिलिंग में, और ये कब लगाया गया था? 1897 में। तो अभी ये प्रश्न पूछा गया था, अब ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि कब लगाया गया था। तो याद रखिएगा ये आपका 1897 में। अच्छा, सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है जल विद्युत का? वो शिव समुद्रम वाला है। तो याद रखेंगे आप सभी, याद रहेगा। और भटिंडा जो है ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, भटिंडा थर्मल पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 342 के तहत। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 342 के तहत। अच्छा, जो शिव समुद्रम में जो स्थापित हुआ था आपका जल विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1902 में स्थापित हुआ था, जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ 342 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, 352 यहाँ आया है, इससे क्या है? यह आपका आपात उपवन से संबंधित है, पता है आप सभी को। इसके तहत जो है कि राजकीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। भांखड़ा नांकल बांध परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर है? सतलज या सतलुज नदी पर, याद रखिएगा आप सभी।
झेलम पर झेलम परियोजना है। ब्यास नदी पर पोग बांध परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। ब्यास नदी पर कौन सी परियोजना है? पोग बांध परियोजना। और चेनाब नदी पर आपका बगलीहार परियोजना है, याद रखिएगा आप सभी। कौन सी परियोजना है? बगलीहार परियोजना है चेनाब नदी पर, याद रहेगा। मापनी क्या है? तो मापनी की बात किया जाए तो ये आपका एक अनुपात होता है मापनी। आइए अगला है कि बिहार में राज्यपाल विधानसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र सशक्त कब बनता है? जब स्वच्छ चुनाव और जन भागीदारी से लोकतंत्र जो है आपका सशक्त बनता है। अच्छा, यहीं से याद रखिएगा, जो बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6 भाग करता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, ये 1/6 सदस्य जो चुना जाता है ये किस क्षेत्र का होता है? तो जैसे कह सकते हैं कि आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान क्षेत्र में जो विख्यात होता है उसी को चुना जाता है। अगला है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें उल्लेख किया गया था कि हर एक अलग राज्य में अपने अपने राज्य में पंचायती राज गठन किया जाए, बट नहीं किया गया था जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, हालांकि लागू जो है कि 1993 में होता है। और इसी के तहत जो है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला और सभी राज्य जो है कि फिर पंचायती राज लागू किया। भारत में पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के अस्त्र में संग्रहित और जमा होता है? तो ये तल छठी चट्टान में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये जो आग्नेय चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान होता है। और ये क्या होता है? कह सकते हैं कि मृत चट्टान होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होता। बात समझे आप सभी। जबकि कोयला, चूना, बॉक्साइट अधिकतर तलछटी चट्टान में पाया जाता है। बात समझे आप सभी कि आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होता है। अच्छा, तलछटी चट्टान जो है आपका, इसी से आपका चूना हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, यही सभी ये चट्टान से पाया जाता है। अगला है कि एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी ट्यूब युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में होगा पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का एक यंत्र होता है, ध्यान देंगे आप सभी। जो बैरोमीटर आप सभी देख रहे हैं ये क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। यानी कि अलग अलग अगर रंग दर्शाना है तो प्रिज्म से उसको गुजारना पड़ता है। कुल कितने रंग आपको देखने के लिए मिलता है? 7 रंग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। तो कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ हाइपरटोनिक है, ये नहीं होगा, हाइपोटोनिक। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। और हाइपरटोनिक्स में क्या होता है? जो हाइपरटोनिक्स है इसमें कोशिका आपका सिकुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपसे, बता दिए दोनों में अंतर। ये हाइपरटोनिक्स जिसमें कोशिका सिकुड़ जाती है, और हाइपोटोनिक में क्या है? ये आपका आयतन बढ़ेगा। और आइसोटोनिक में क्या होता है? कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बने डीएनए होते हैं। हिस्टोन के बने डीएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है? यानी कि मानव का जो उद्भव हुआ था ये कहाँ से हुआ था? अफ्रीका से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अच्छा, मानव का नाम क्या रखा गया है पता है आप सभी को? होमो सेपियंस इसका नाम रखा गया है, ध्यान देंगे आप सभी। जैसे कहते हैं बोस इंडिका किसका नाम है? गाय का नाम है, याद रखिएगा। राना टिग्रिना मेढक का नाम है। अगला है वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अरस्तु ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण उनके रहने के स्थान के आधार पर किया था, जबकि लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक कितना होगा?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, 0.1 एम्पियर होगा। देखिए इसको कैसे बनाइएगा आप सभी। यहाँ पर 1 मीटर स्केल पर 0 तथा 2 के बीच विभाज्य है, तो इसका अल्पतमांक पूछा गया है। तो यहाँ 2 एम्पियर से आपका 0 माइनस हो जाएगा और उसके बाद जो है कि डिवाइडेड यहाँ पर आपको कितना दिया है, 20 दिया हुआ है ना, 20 दिया हुआ है। तो अब 2 एम्पियर से 0 माइनस करेंगे तो कुछ आपका फर्क पड़ेगा नहीं, 2 एम्पियर ही बच जाएगा। अब बटा डिवाइडेड कितना है, 20 है, बोलिए 20 है। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। एम्पियर अभी हटका देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखिए अब इसको हमको कटाना है, तो कटाना है तो क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले 0 लेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठा के 0 ला लेंगे। 20 एक 20 कट गया, तो यहाँ 0.1 हो गया और प्लस एम्पियर हो गया। तो ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, जैविक कृषि की मुख्य सिद्धांत में शामिल हैं। तो उपयुक्त में से सभी, फसल चक्र, मिश्रित कृषि खेती और कार्बनिक चक्र, ये सभी आपका जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत हैं। इससे खेत की उर्वरता अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। फसल अलग अलग मौसम में अलग अलग बोना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका खेत की उर्वरता बढ़ेगा मिट्टी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा MgCl2 जो है ये आपका सही रासायनिक सूत्र है और ये आपका मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है आपका। किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, समझे बात को, बाकी बात सभी गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोसिलिक अम्ल का एक उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझिए आप सभी। देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आपका HCOOH होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है आपका एसिटिक अम्ल का, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड, ये त्वरण का मात्रक नहीं है, जबकि किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये सभी त्वरण का मात्रक है। तो ऑप्शन में सी वाला नहीं होगा। उसके बाद है रिबिका को घेरे वाली झिल्ली कहलाती है। तो रिबिका को घेरे वाली झिल्ली जो है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्टेज के साथ यानी कि वोल्ट के साथ विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ धारा का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है, V × I होता है, पता है आप सभी को। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, I यानी कि धारा के बारे में पूछा गया है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है, हमको I का मान चाहिए। तो P मेरे पास कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज मेरे पास कितना दिया गया है, तो कुल 250 दिया गया है ना, बिल्कुल हाँ दिया गया है। तो हम आपको क्या बताएं कि 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट दिए हम, 5 दूनी क्या हो गया 10 और 25 25 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 5/2 बचा, बोलिए 5/2 बचा। अब इसको काटना है तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 ले लिए, तो क्या हो गया 4 पंचे 20, यानी कि 0.4 एम्पियर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO3 होता है, H2SO3। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की मात्रा कितनी है। तो लगभग 21%, याद रखिएगा आप सभी। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और उसके बाद नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में है। देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन है और पृथ्वी पर भी सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है, बट वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं। न्यूमेटोफोरस जो है ये आपका जड़ें जो होता है वो श्वसन जड़ें होता है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का वजन 0 होगा। जैसे कि अगर गुरुत्व की बात किया जाए तो गुरुत्व अगर 0 है तो वस्तु का भार बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार बराबर होता है mg होता है। क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ m इंटू क्या हो जाएगा, g का मान क्या है 0 है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है।
तो ये लगभग जो है कि 1.36 कैलोरी जूल प्रति सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वृक्ष बचाना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन का प्रमुख नायक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रिय धातु है। तो यह आपका हो जाएगा आरबी, जिसे रूबेडियम के नाम से भी जानते हैं। यह आपका इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है। हालांकि सबसे क्रियाशील धातु की बात किया जाए तो वह आपका होता है पोटासियम होता है। ध्यान दीजिएगा, क्रियाशील की बात, यहाँ सक्रिय बात किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दों में निहित अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यायाम कहलाता है। तो इसे हम सभी शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी का प्रश्न है, ध्यान देंगे आप सभी। नयन में कौन सी संधि है। तो देखिए नयन में होता है अयादि स्वर संधि। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा क्या हो जाएगा, ने धन आपका अन होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इसमें अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अलंकार का वह प्रकार जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वो कहलाता है। तो इसे हम सभी प्रतीप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, प्रतीप कहते हैं। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। तो अलंकार का वह प्रकार जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए तो उसे प्रतीप कहते हैं, जिसे हमसे उल्टा कहते हैं। वंश अस्थ क्या है। तो ये एक आपका वर्णिक छंद है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। अलंकार है कि बेन सुया तब ते मधुर तब ते सूरत ना बैन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई। देखिए तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा आप सभी। और ये बिहार डीएलएड 2023 में पूछा गया है। ये तो पूछ लिया गया है। अब आगे क्या पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत में पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन था। तिलका मांझी था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कब शुरू किया था। 1784 में इसने विद्रोह शुरू किया था। किस क्षेत्र में, तो भागलपुर का सुल्तानगंज वाला क्षेत्र। फांसी इसको कहाँ दिया गया था, तिलका मांझी चौक पर दिया गया था, जो भागलपुर में है। बात समझे, इतना फैक्ट आप इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बना लीजिएगा आप। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। स्टार मार्क याद रखिए, प्रश्न छपने वाला है। तो 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की यहाँ पर बात किया गया है। तो इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय, वो 1953 में बनी थी। कौन बनी थी, पंडित विजया लक्ष्मी। याद रखिएगा, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये सबसे पहले कह सकते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखेंगे आप सभी, कब, 1953 में। प्रश्न याद रहेगा। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है, इसको 2 स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 सीट, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न 2022 में भी पूछ लिया गया था और फिर 2023 में भी ये प्रश्न को उठा के पूछा गया है। यानी कि एक ही प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। तो क्या लगता है आगे आपका पेपर होगा तो वहाँ नहीं बन सकता है, बन सकता है। इसके अलावा यहाँ से संबंधित क्या याद रखना है, ध्यान देंगे आप सभी कि कुल सीटों की संख्या कितना है जो आरक्षित है, 131 सीट है। जिसमें एससी की बात किया जाए तो एससी के लिए जो है 84 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए बात किया जाए तो 47 सीट आरक्षित है। याद रखेंगे आप सभी, बात समझे। कुल 131 में एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीट है। इतना फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। देखिए नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला, ये सभी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। जबकि ताप्ती का उद्गम की बात किया जाए तो ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला होगा। याद रखिएगा आप सभी, सतपुड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ताप्ती यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो सबसे अच्छा उपाय की बात पूछा गया है तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना ही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, इसको स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है। एलपीजी का क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, जो कि हम सभी घरेलू उद्योग में उपयोग करते हैं एलपीजी। प्लस में कह सकते हैं कि एलपीजी जो होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें प्रोपेन होता है, ये याद रखिएगा। प्रोपेन प्लस क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो ये एक याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल है। देखिए अपतटीय तेल की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ये क्या है, अपतटीय तेल है। और जो सबसे बड़ा अपतटीय तेल का भंडार या तेल क्षेत्र है, भंडार नहीं तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे बड़ा आपका तेल क्षेत्र है अपतटीय में कौन, मुंबई हाई। और इसका खोज कब किया गया था, 1974 में किया गया था। सबसे पहले तेल कहाँ खोजा गया था, डिगबोई में, जो असम में पड़ता है, याद रखिएगा, पहला कुआं वहीं खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉलेक्ट कानून का उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेक्ट एक्ट, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा काला कानून कहा जाता था, इसको पता है आप सभी को। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। और इसे हम सभी क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। रॉलेक्ट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। और रॉलेक्ट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है आप सभी को बिल्कुल। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कारण क्या था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उसी के लिए जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। जनरल ओडायर ने अन्नाधुन गोली चलवा दिया था, बस इतना याद रखिए। इनमें से कौन वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में होगा चेस्ट नट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। ये वन जो होता है आपका, ये आपका जहाँ ठंडे क्षेत्र होता है, कौन क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र और समशीतोष्ण जलवायु जहाँ होता है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये आपको वन देखने के लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। देखिए जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए क्लास मिल रहा है या आपके लिए क्लास है स्पेशल, तो नीचे अंगूठा का बटन है ज़रूर आपसे दबा के लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसी साइड में आपको एक सब्सक्राइब बटन होगा वाइट कलर में, उसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक घंटी बनकर आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ध्यान देंगे आप सभी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, जनता करता है। और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा भी दिया था लोकतंत्र को लेकर, किसने, अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। यह हो सकता है कि ये परिभाषा आपको दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दिया था, कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये परिभाषा किसने दिया था, यह कथन किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने दिया था। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में, अभी बताए थे। और सबसे पहला कुआं कहाँ खोजा गया था, असम के डिगबोई वाला क्षेत्र में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो देखिए हुगली नदी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है ना। तो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये क्षेत्र भारत के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या बताएं, सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र है आपका हुगली वाला औद्योगिक क्षेत्र, जो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। सबसे पहले ये समझिए कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बनते तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदेन सभापति, कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। देखिए झारखंड को 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा मिला था। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है कि झारखंड निर्माण को रखा था और इसी दिन स्थापित किया था। बिहार से अलग करके कराया गया था। बिहार के कुल 100% भाग में से जमीन का जो भाग था उसमें 46% झारखंड को मिला और 54% बिहार को मिला था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल
का मौसम नहीं है। तो फसल का मौसम क्या होता है? खरीफ होता है जिसमें कि धान उगाया जाता है, रबी होता है जो कि गेहूं चना मटर होता है, जायद फसल होता है जो कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच का समय होता है जिसमें कि ककड़ी खीरा तरबूज सब उगाया जाता है, जबकि सर्दी कोई आपका फसल का मौसम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? गलत है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताए थे अभी कि अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। और हर 2 साल में जो होता है 1/3 सदस्य रिटायर होता है, हर 2 साल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य 2 साल में रिटायर होता है? 1/3 सदस्य होता है। लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा, और ये भंग हो जाता है लोकसभा, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है? तो यहाँ एशिया की बात किया गया है, याद रखिएगा आप सभी। तो भारत और एशिया में हो तो वो बुलर झील ही होगा जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ विश्व की बात नहीं किया गया, यहाँ क्या बात किया गया है? एशिया की। अगला है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं? 7.84% पर वनों का विस्तार है झारखंड में। और अधिकांश वन जो है बिहार की यहाँ पर बात किया गया है, और अधिकांश वन जो है बिहार में वो दक्षिण वाला क्षेत्र में है जो झारखंड के साथ सीमा साझा होता है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? तो सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो है ये आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी, और ये आपका थॉमस पेन ने किया था। किसने? थॉमस पेन ने, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में थॉमस पेन ने। अगला है 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो यहाँ 1990 की दशक की यहाँ पर बात किया गया है। तो इस समय पदार्थ की 5 अवस्था तक ढूंढ चुका था। 5 अवस्था कौन कौन सा था? एक आपका ठोस था, एक आपका द्रव्य था, और एक आपका गैस था, और पदार्थ का चौथी अवस्था कौन था? प्लाज्मा था। पता है आप सभी को सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है। और एक आपका बोस आइंस्टीन वाला अवस्था था। तो कुल 5 अवस्था को ज्ञात किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो इससे पहले वाला सेशन में आपको बताया है पूरा जितने भी एसआई मात्रक था, तो विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा? देखिए, एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा था और हवा में जाएगा तो क्या होने लगेगा? तैरने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा उसके बाद हवा में तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो देखिए, राइबोसोम की यहाँ पर बात किया जाए तो सबसे पहले ये समझिए कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। पता है आप सभी को? बिल्कुल। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए हो जाएगा, केंद्र स्थल होता है राइबोसोम। राइबोसोम आपको एक छोटा छोटा बिंदा के आकार में देखने के लिए मिलता है जो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर में रहता है। जैसे कि एक चिकनी होता है, एक खुरदरी होता है। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, वहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है, खुरदरी वाला में होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा वापसी मानसून, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिन में होने वाली वर्षा जो है लौटती मानसून के कारण यहाँ पर आपको वर्षा देखने के लिए मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा तमिलनाडु वाला क्षेत्र में होता है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र में लौटती मानसून से ज्यादा वर्षा होता है, और इसे हम सिर्फ पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं। जो आपका लौटती मानसून होता है इसे हम सभी क्या कहते हैं? पूर्वी मानसून या पूर्वोत्तर मानसून भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की संख्या को निरूपित किया जाता है। देखिए, परमाणु की संख्या को हम सभी जेड से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटॉन को हम सभी पी से, न्यूट्रॉन को एन से, याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन को ई से करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। ध्यान देंगे आप सभी, बात समझ गए। अगला है, रासायनिक प्रतीक में AQ प्रतीक क्या दर्शाते हैं? तो ये जलीय विलयन को दर्शाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। इसका अर्थ होता है कि पदार्थ पानी में घुला हुआ है। AQ का अर्थ होता है पदार्थ पानी में घुला हुआ है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए गहने बनाने के लिए सोना का उपयोग होता है, चांदी का भी उपयोग किया जाता है और पैलेडियम का भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा, पैलेडियम करेक्ट आंसर होगा। अगला है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। यह पुस्तक आपका चार्ल्स डार्विन की है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। 1859 में यह प्रकाशित हुआ था, डेट याद रखिएगा। अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है और प्रिज्म से गुजारने पर हर रंग क्या होता है, अलग अलग आपको दिखाई देने लगेगा। न्यूटन ने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बताया था, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो चाल समय ग्राफ का ढाल त्वरण से प्राप्त किया जाता है, किससे, त्वरण से किया जाता है, तो याद रखिएगा त्वरण से। अगला है व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था। तो व्हिटेकर ने 5 मानदंडों का उपयोग किया था। पहला हो जाएगा आपका मोनेरा जगत के बारे में बताया था। उसके बाद प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा, याद रखिएगा कितना, प्रोटिस्टा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा फंजाई हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लांटी जगत हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा एनिमिलिया जगत हो जाएगा। तो कुल कितना, 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है वह कारक जो वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, वह है। तो ऑक्सीजन जो है वाष्प उत्सर्जन दर को प्रभावित नहीं करता, जबकि आपका प्रकाश की तीव्रता, वायु का वेग, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी करता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड है तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है, तो तरंगदैर्घ्य का मान सेमी में क्या होगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो तरंगदैर्घ्य होता है इसको निकालने के लिए सूत्र क्या है, पता है आप सभी को, फार्मूला क्या होता है, v/f होता है। यानी कह सकते हैं कि वेग बटा हो जाता है आवृत्ति, क्या बताया आपको, या कह सकते हैं कि चाल बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, चाल बटा आवृत्ति होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा चाल कितना दिया हुआ है, 340 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है ना। और उसके बाद आवृत्ति कितना है, 1700 आपको हर्ट्ज दिया हुआ है आवृत्ति। अब इसको कटाइए, जब कटाइएगा तो ये आपके पास कितना आएगा, पता है आप सभी को। देखिए इसको जब कटाइएगा तो 0 से 0 कट गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ 34, यहाँ 170 है, पॉइंट बैठाइए, यहाँ पर 0 बैठा के पॉइंट बैठाइए और उसके बाद यहाँ पर एक 0 लाइए, 340 हो जाएगा। 170 दूनी 340 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 0.2 हो गया। तो ये 0.2 जो है ये क्या है, आपका मीटर में है, याद रखिएगा आप सभी। हमको क्या लाना है, सेंटीमीटर में लाना है। तो अब 0.2 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो इसको आप गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यौगिक जिसका आणविक समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं, इसे समावयवी कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप सभी। अगला है कि जैव विविधता बढ़ाने का किस प्रक्रिया के द्वारा खाद में परिवर्तन किया जा सकता है। तो जैव विविधता बढ़ाने के लिए जो हम सभी खाद में परिवर्तन कर सकते हैं, जैविक खाद बनाकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगर जैविक खाद को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है ये आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत परिपथ में प्रभावित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। ए मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण होता है और संबोधन होता है। कुल 8 होता है। इसका चिन्ह पता है आप सभी को, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, रे, रा, री,
उसके बाद अधिकरण में पर होता है, और संबोधन के लिए हे अजी सुनो एहो, ये सभी क्या है, ये सभी आपका कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। ये वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है, जबकि ये सभी आपका क्या है, वाक्य गलत है। अगला है पत्थर कुछ अधिक मुलायम हो गया है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास में क्या होता है, विरोध प्रकट किया जाता है। क्या लगता है कि पत्थर कभी मुलायम हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। जो पत्थर चीज है, जो कठोर चीज है, वो कभी मुलायम नहीं हो सकता। आप बोलेगा लोहा मुलायम हो जाएगा, संभव है, नहीं होगा। पिघलाने के बाद हो सकता है लोहा मुलायम हो जाए, पर पत्थर कभी मुलायम नहीं होगा। तो यहाँ पर विरोध प्रकट किया गया। काव्य के शब्द और अर्थ में चमकदार ला दे उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। तो साहित्य में इसे हम सभी अलंकार कहते हैं। जो काव्य और शब्द के अर्थ में चमकदार यानी कि सुंदरता ला दे, उसे हम सभी अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना होता है, याद रखिएगा आप सभी। जिस प्रकार से स्त्री को सजावट करने के लिए गहना चाहिए, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार चाहिए। तो याद रखिएगा, तो काव्य की सुंदरता कौन बढ़ाता है, अलंकार। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, तो इसे संज्ञा पदबंध कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे संज्ञा पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, विशेषण होता है, सर्वनामिक पदबंध होता है। तो ये सभी पदबंध है जहाँ से प्रश्न बनता है पेपर में। तो संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को हम सभी क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। अगला है कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे कड़े बड़े अंधेरो हो, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें क्या होता है, सलेश अलंकार होता है। सलेश अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर बारे जो देख रहे हैं आप सभी, बारे का जो अर्थ होता है वो जलना भी होता है या जलाना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, जलाना भी होता है। और इसी का अर्थ जो होता है वो पैदा भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, पैदा होना होता है। क्या होता है, पैदा होना होता है। और यहाँ पर से जो आप बड़े देख रहे हैं, बड़े का अर्थ होता है बुझना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, बुझना भी होता है। और इसी का अर्थ जो होता है वो बड़ा होना भी होता है। याद रखिएगा आप सभी, बड़ा होना भी होता है। तो एक ही शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को। पता है कुल मतलब क्या होता है, कुल मतलब परिवार होता है। बात समझे आप सभी, सलेश अलंकार है। जैसे आपको बताए थे कि सुबरन को ढूंढत फिरत कभी विहवारी चोर, तो सुबरन का अर्थ क्या है, अलग अलग है। सुबरन का अर्थ स्त्री भी होता है, सुबरन का अर्थ सोना भी होता है, और सुबरन का अर्थ क्या होता है, शब्द भी होता है। तो एक ही शब्द था और अर्थ क्या है, अलग अलग है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। देखिए, रस सिद्धांत के प्रवर्तक की बात किया जाए तो भरत मुनि हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपलग नव नील नैनन विशाल में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी के समान बताया जा रहा है। यहाँ पर जो आकाश है, नव का अर्थ आकाश ही होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, आकाश ही कहते हैं। तो आकाश का वर्णन जो है एक विशाल नैनन के रूप में किया जा रहा है। आकाश को किसके रूप में किया जा रहा है वर्णन, एक नैनन, विशाल नैनन के रूप में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर तो अनुप्रास नहीं होगा, यमक उपमा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बच जाता है रूपक अलंकार होता है। आपको बताए थे कि अगर किसी के समान बता दिया जाए या किसी के रूप में बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। ये आपका गलत है। सही क्या होगा कि गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। शुद्ध क्या होगा कि गया में अनेकों दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर कई नहीं होगा, यहाँ पर अनेक हो जाएगा। अनेकों दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो कई के स्थान पे अनेक का प्रयोग उचित होता। अगला है कि व्राजा युद्ध में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। समास विग्रह करके देखिए कि वज्र है आयुध जिसका। अगला है तेज एक्सप्रेस हवा से बात करती है। इस वाक्य में हवा से बात करना का क्या अर्थ है। तेज एक्सप्रेस हवा से बात करती है, यहाँ हवा से बात करना का अर्थ क्या है, बहुत तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गया।